क्या आपने कभी ग्रैंड कैनियन के बारे में सुना है या उसकी तस्वीर देखी है? यह विशाल है, बहुत ही सुंदर, और ऐसा लगता है जैसे किसी महान शिल्पकार ने इसे बड़ी मेहनत से बनाया हो। लेकिन रोचक बात यह है कि इसे बनाने में ना तो किसी मशीन का हाथ है और ना ही किसी कलाकार का। यह कमाल है प्रकृति के अपने औजारों का, पवन, जल और लाखों वर्ष का समय। जिन दो धीमी लेकिन शक्तिशाली प्रक्रियाओं से इसका निर्माण हुआ है वे हैं अपक्षय यानी वेदरिंग और अपर्दन यानी इरोजन। सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन अभी सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हम पृथ्वी की इन सबसे बड़ी कलाकृतियों के पीछे की कहानी को करीब से देखेंगे। शुरू करते हैं अपक्षय से। अपक्षय, यहाँ मैं उस मौसम की बात नहीं कर रही हूँ जो आपकी घर की खिड़की के बाहर धूप, ठंड या कोहरे के रूप में दिखता है। मैं बात कर रही हूँ अपक्षय की। यह वह प्रक्रिया है जिसमें बड़ी और ठोस चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। हम अपक्षय के दो प्रकारों के बारे में बात करेंगे, भौतिक अपक्षय यानी फिजिकल वेदरिंग और रासायनिक अपक्षय यानी केमिकल वेदरिंग। भौतिक अपक्षय मुख्य रूप से 3 तरीकों से होता है। पहले तरीके में दिन के समय सूर्य चट्टान को गर्म करता है जिससे वह प्रसारित यानी एक्सपैंड होती है। फिर रात में तापमान कम होने पर चट्टान ठंडी होकर संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है। बार बार होने वाले इस प्रसार और संकुचन से तनाव पैदा होता है जिससे उसमें दरारें पड़ जाती हैं। समय के साथ यही प्रक्रिया चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। भौतिक अपक्षय का दूसरा कारण है पौधों की जड़ें। पास के पौधों की नन्ही जड़ें चट्टानों की दरारों में घुस जाती हैं और वहां बढ़ने लगती हैं। जैसे जैसे जड़ें बड़ी होती हैं, दरारें और चौड़ी हो जाती हैं और अंततः चट्टान टूट जाती है। तीसरा तरीका तब होता है जब चट्टानों की छोटी दरारों में जल जमा हो जाता है। यह जल जमकर बर्फ बनता है और फैलता है, जिससे दरार और चौड़ी हो जाती है। जब बर्फ पिघलती है और संकुचित होती है तो पानी दरारों में और गहराई तक चला जाता है और फिर जम जाता है। बार बार जमने और पिघलने की यह प्रक्रिया चट्टानों को तोड़कर अलग कर देती है। तो ये था भौतिक अपक्षय। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रासायनिक अपक्षय की। कभी कभी चट्टानें अंदर से पूरी तरह बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए बेसॉल्ट को लें जो एक काली चट्टान है। यदि यह लंबे समय तक जल या आर्द्र वायु यानी नमी के संपर्क में रहे तो यह लाल भूरे रंग की हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेसॉल्ट में मौजूद आयरन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। यह रासायनिक अपक्षय है जहां जल या वायु चट्टान की रासायनिक संरचना को बदल देते हैं। आप इसे कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि अपक्षय चट्टानों को तोड़कर एक ढेर लगा देता है। चट्टानों के जो छोटे टुकड़े या कंकड़ बनते हैं उनका क्या होता है? अपर्दन मूल रूप से उन टुकड़ों को वहां से बाहर ले जाता है और इस तरह से उस जगह को साफ करने में मदद करता है। टूटे हुए टुकड़ों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही अपरदन कहलाता है। अब सवाल यह है कि सारा अपरिदित सामान जाता कहाँ है? जैसे जैसे जल या पवन की गति कम होती है, यह अपरिदित सामग्री नदी के तल, झीलों के तल या महासागरों में जमा हो जाती है। इसे हम तलछट या अवसाद कहते हैं। समय के साथ ये तलछट कठोर हो जाते हैं और नई चट्टानें बन जाती हैं। हालांकि तलछट को चट्टान बनने में हजारों साल लगते हैं। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्या सोच रहे हैं। चट्टानें टूटती हैं, फिर बहकर दूर चली जाती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे फिर से चट्टानें बन सके। जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। यह प्रकृति का अपना रिसाइकलिंग सिस्टम है। धीमा है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली है। तो आज हमने क्या सीखा? तापमान में बदलाव, पौधों की जड़ों, जल और रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण चट्टानें समय के साथ टूटती हैं, जिसे हम अपक्षय या वेदरिंग कहते हैं। फिर पवन, जल और गुरुत्वाकर्षण की मदद से इन टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिसे अपर्दन या इरोजन कहते हैं। और समय के साथ वे नीचे बैठकर जमा हो जाते हैं और नई चट्टानें बनाते हैं। यह सब कुछ बिना शोर किए हजारों वर्षों में होता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई छोटा कंकड़ या विशाल ग्रैंड कैनियन देखें तो पृथ्वी के इन शांत शिल्पकारों के काम की सराहना करना ना भूलें।